ये मैं अभी तक हमारी 2019 की वर्ल्ड कप की जर्सी पहन पहन के वीडियोस बनाता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा पहले इस साल की जो वर्ल्ड कप की जर्सी है उसका ऑर्डर दिया था, लेकिन वो अभी तक आई नहीं थी। लेकिन आज आ गई है और अभी तक मैंने ये खोल के भी नहीं देखी। लेकिन मैं आपको भी एक बार खोल के दिखा देता हूँ ये शर्ट। लेकिन मुझे लगता है इसकी बैक साइड में आपको नहीं दिखा सकता इस वक्त। तो ये हमारी इस साल की जर्सी है, माशाल्लाह फुल 100% ओरिजिनल फ़ेक है। और ये इसकी बैक साइड है। तो ये मुझे लगता है आजकल लोगों को शायद इतनी ये बात पसंद ना आए कि बाबर भाई के नाम से बनवाइए शर्ट। ये बहरहाल इसका मैंने जो साइज़ भी मंगवाया था उससे बड़ा आ गया। तो मैंने जब शिकायत की तो पाकिस्तान में इतना सही ये लोग जुगाड़ देते हैं कि कहते हैं कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हमने गलत शर्ट भेज दी है। तो आप ये कर सकते हैं कि दर्जी से जाके सही करवा लें, वैसे भी 100-200 रुपये ही लगेगा। तो ये उससे मुझे सोल्यूशन दिया, बजाय ये कि कहता कि हाँ गलत आ गया, हम लोग वापस कर देते हैं, सही वाली भिजवा देते हैं। तो उसने कहा कि जाके करवा लो, इसको सही ऑल्टर करवा लो, कितना कोई तुम्हारा ख़र्चा लग जाएगा। तो बहरहाल अब हम लोग काम की बात पे आ जाते हैं, जो कि है पाकिस्तान के आज की परफॉर्मेंस पे। तो ये नहीं है कि आज हम लोग जीत गए तो हम लोग नेगेटिव्स को छोड़ के हम लोग कहें कि हमारी तो ऐसी टीम है कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता। ये बात मैंने पिछले मैच के बाद भी की थी कि इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम लोग जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं और जो हमारे पॉजिटिव्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पहले अगर हम लोग अपनी बॉलिंग के बारे में बात करें, तो बॉलिंग में शुरू में हमें अर्ली ऑन जैसे दूसरे ओवर में ही विकेट मिल गई थी। उसके बाद जिस तरह हमने वाइडे करा करा के और नो बॉल करा के, लूज़ डिलीवरीज, कैच ड्रॉप कर करके तो उनको सेटल होने का मौका दे दिया। तो इस तरह की गलतियां हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज फिर अगर इस तरह की गलतियां हम लोग अर्ली ऑन ना करते तो उन्हें काफ़ी शायद कम टारगेट पे भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे और फिर हो सकता है हमारा नेट रन रेट भी और बेहतर होता है एंड में। लेकिन चलो हम लोग एंड में इस पर भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, जिस तरह हम लोग जीत गए उसी का हम लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्र है। तो बहरहाल बॉलिंग में एक जो इशू अर्ली ऑन लग रहा था वो था शाहीन की जो पेस थी। शाहीन कंसिस्टेंटली सिर्फ कोई 130 से 133 के आसपास करा रहा था। स्लो लग रहा था, ऊपर से जब उसे इतनी कोई पिच के साथ असिस्टेंस भी ना मिल रही हो, स्विंग वगैरह ना मिल रही हो, तो और ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। उसके बाद हारिस रऊफ़ आया, उसने शुरू में कोई 5 ओवर में 45 रन दे दिए थे। तो चीज़ें लग रहा था हमारे हाथ से निकल रही हैं। लेकिन ये नहीं है कि आज हम लोग देखेंगे सिर्फ हमारी बैटिंग ने ही हमें जिताया और बॉलिंग में कोई भी पॉजिटिव नहीं था। अगर बॉलिंग में भी फोकस करें तो अर्ली ऑन जितनी हमें मार पड़ गई थी, उसके बाद जिस तरह से हमने फ़ाइट किया और आखिरी के 20 ओवर कराएँ, वो एक बहुत पॉजिटिव बात थी। शाहीन की भी जो बात मैं कर रहा हूँ, शाहीन ने एंड में आके मैंने देखा कि उसकी कोई 88 माइल्स के करीब चली गई थी पेस। और उसके अलावा हारिस रऊफ़ ने जो पहले 5 ओवर में 45 रन दिए थे, अगले 5 ओवर में उसने 19 रन दे के 2 विकेटें ली थी और ओवरऑल कोई 10 ओवर में 64 रन दे के 2 विकेटों पे ख़त्म किया। इनफैक्ट जो लास्ट ओवर था जिसमें हमें एक पेनल्टी भी पड़ गई थी कि एक एडिशनल फील्डर अंदर रखना पड़ेगा, वहाँ पे उसने सिर्फ 1 रन दे के 2 विकेटें ली। तो ये छोटी-छोटी जगह होती हैं जहाँ पे शायद लोग इतना फ़ोकस नहीं करते, लेकिन इन छोटे मार्जिन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि यही वो अगर 1 रन के बजाय कोई 14-15 रन दे देता लास्ट ओवर में और टारगेट मज़ीद कोई 360 तक पहुँच जाता, तो हो सकता है हम लोग और ज़्यादा प्रेशर में आके वो चोक कर जाते और ये हमारे हाथ से निकल जाता मैच। तो ये चीज़ देखना कि जब मार पड़ भी रही है उसके बाद भी फ़ाइट बैक करते रहना, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए। उसके अलावा हसन अली की मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि माशाल्लाह जिस तरह की वो लाइन और लेंथ रख रहा है, बहुत अच्छा उसने कमबैक किया अभी तक और फिर उसको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, जैसे उसने आज भी 4 विकेटें ली हैं। फिर अगर हम लोग स्पिन डिपार्टमेंट को देखें तो स्पिन के इशू अभी तक काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है, क्योंकि अब ये जितना शादाब स्पेशली इतनी ज़्यादा लूज़ डिलीवरीज़ करा रहे हैं, तो वो हम लोग इंडिया या ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसी टीम्स के ख़िलाफ़ अफोर्ड नहीं कर सकते। आज इन लोगों ने फिर भी उसको कोई 6 या 7 रन पर ओवर के हिसाब से मारा है। हो सकता है इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रही तो वो लोग कोई 80-90 अगर मार दें तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। और ये चीज़ अब हमें देखने वाली होगी कि हम लोग क्या इंडिया जैसे बड़े मैच के लिए अचानक शादाब को या नवाज़ को रिप्लेस करके उसामा मीर को लेके आ सकते हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से हम लोगों की नॉर्मली आदत होती है कि हम लोग को होता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को ना छेड़ें, और स्पेशली इतने बड़े प्रेशर मैच में मुझे लगता है डायरेक्ट शादाब को हम लोग निकालेंगे नहीं। तो हम लोग बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी खेल रहे हों वो अपना बेस्ट दें और जो आज जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है या नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ रही है उससे बेहतर कराएं हमारे स्पिनर्स। उसके बाद अगर हम लोग अपनी बैटिंग की बात कर लें, तो अब बैटिंग में जब भी कोई बड़ा टारगेट बनता है तो हमें बड़ी उम्मीद होती है कि यार बाबर आके ज़रूर चले।
और ना सिर्फ बाबर बल्कि हमारे जो दोनों हाईएस्ट रैंक बैट्समैन हैं इस वक्त, इमाम और बाबर दोनों, वो काफ़ी टाइम से हमारे लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और ये हमारे लिए काफ़ी कंसर्निंग बात है। और बल्कि ये अभी मैंने रिसेंटली भी एक वीडियो में बात की थी कि क्योंकि फ़खर की फॉर्म इतनी ख़राब हुई हुई है, तो लोग इस चीज़ पे शायद इतना फोकस नहीं कर रहे कि इमाम भी काफ़ी टाइम से हमारे लिए बिल्कुल नहीं चल रहा। इनफैक्ट अगर 2023 की एवरेज देखनी है तो फ़खर की इमाम से फिर भी बेहतर एवरेज है। इमाम की कोई 30s में एवरेज है, फ़खर की 46 तक है। तो इमाम उलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और अब इंडिया के ख़िलाफ़ ऑब्वियसली हम लोग अब्दुल्ला शफ़ीक को तो नहीं रिप्लेस करेंगे, लेकिन ये चीज़ देखने वाली होगी कि इमाम को निकाल के हम लोग फ़खर को डाल सकते हैं या नहीं। उसके बाद फिर बाबर का भी अपना इशू चल रहा है, बाबर भी टूर्नामेंट्स में नहीं क्लिक कर रहा, और हमें जितनी ज़्यादा उससे उम्मीद होती है, तो ये हमारे लिए एक कंसर्निंग बात है। इमाम और बाबर जो दोनों हमारे टॉप 3 में बैट्समैन हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और इनकी जो परफॉर्मेंस है उनको आप एक तरह से, आपकी मर्ज़ी है कि जो कहते हैं ना कि ग्लास हाफ़ फुल देखना है हाफ़ एम्प्टी देखना है, किस तरह से आप देखते हैं। क्योंकि इस तरह भी हम लोग देख सकते हैं कि अभी तो बाबर और इमाम चल भी नहीं रहे, और तब भी हम लोग 350 के टारगेट चेज़ कर रहे हैं। तो वो जब चलेंगे तो तब हमारी बैटिंग कितनी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि उनकी फॉर्म इतनी ख़राब चल रही है, और हम लोग हमेशा इस चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते कि हमेशा ही रिजवान हमें बचाएगा या साउद शकील या अब्दुल्ला शफ़ीक। कभी अगर बाबर और इमाम जल्दी आउट हो गए और अल्लाह ना करे रिजवान वगैरह भी उस दिन नहीं परफॉर्म कर पाते, तो हमारे लिए काफ़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन बन सकती है। अच्छा, तो ये जो मैंने पिछले मैच के बाद भी यही बात की थी कि जो हमारा मेन इशू है वो टॉप 3 में ही हमें लगा था। पिछले मैच में भी बाकियों की अच्छी फॉर्म लग रही थी, आज भी यही लगा कि टॉप 3 में ही हमारा इमाम और बाबर दोनों का फॉर्म की इशू चल रही है। उसके अलावा लेकिन अगर आप देखें तो पहले हम लोग अगर अब्दुल्ला शफ़ीक पे बात कर लें, तो माशाल्लाह जिस तरह से उसने खेला है अपना वर्ल्ड कप का पहला मैच, इतना रिस्क फ्री स्टाइल से और इतना मैच्योरिटी के साथ, और उसको पता होगा कि उसको ये एक ही अपॉर्चुनिटी मिलनी है, वरना अगर वो जल्दी आउट हो गया और अगला मैच है भी बड़ा मैच इंडिया के ख़िलाफ़, तो उसको फिर से ये लोग चांस नहीं देंगे। तो उसके बाद फिर एक बड़ा टारगेट, और इमाम भी आउट हो गया, कैप्टन भी आउट होकर निकल गया। तो जिस तरह का प्रेशर होगा उस वक्त, उसके बाद उसने जिस तरह हैंडल किया है और जिस तरह उसने खेला है, सेंचुरी बनाई है 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पे, तो वो बहुत हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद फिर अगर हम रिजवान की बात करें, तो रिजवान तो माशाल्लाह जिस तरह की फॉर्म में, वो पिछले मैच के बाद भी मैंने यही कहा था कि हमारा हाईएस्ट एवरेजिंग बैट्समैन है इस साल का, और अब तो और ही ज़्यादा वो 130 नॉट आउट बना के इस साल कोई 75 से ऊपर की एवरेज पे खेल रहा है। तो रिजवान की जिस तरह की फ़ॉर्म लगी हुई है, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। और हमारी दुआ है कि वो जो उसका मसले चलते रहते हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो आज ही हम लोग दुआ कर रहे थे कि ना सिर्फ ये कि उसका आज खेलना ज़रूरी है क्योंकि आज का मैच भी हाथ से निकल जाता, लेकिन ये कि पूरे टूर्नामेंट के लिए फ़िट रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पूरी स्क्वाड में हमारे लिए रिजवान से ज़्यादा कोई ज़रूरी बंदा है। अच्छा, इन दोनों की तो, अब्दुल्ला शफ़ीक और रिजवान की तो हर कोई तारीफ़ कर ही रहा है, जो कि करनी भी चाहिए। लेकिन दो प्लेयर्स जिनको ज़्यादा मुझे लगता है लोग उन पे फोकस नहीं कर रहे, लेकिन उनकी भी अप्रिसिएशन करना बनती है, वो है एक तो साउद शकील। जब अब्दुल्ला शफ़ीक आउट होकर चला गया, तो उस वक्त श्रीलंका को एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई होगी, और उनको हुआ होगा कि नए बैट्समैन को प्रेशर में डालते हैं और यहाँ पे रन रेट और ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा सा वो वापस आ सकते थे। लेकिन वहाँ पे बजाय कि उसने रिजवान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने दे दिया हो, उसने कोई 30 बॉल्स में 31 रन्स बनाए, 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पे खेला, और फर्दर मैच को एक आसान पोजीशन पे ले गया। उसके बाद जब साउद आउट हुआ तो उसके बाद इफ्तिखार आया, और वहाँ पे भी यही लग रहा था कि एक दो ओवर्स अगर तो टाइट निकल गए तो प्रेशर बन सकता है। लेकिन वहाँ पे उसने 10 बॉलों में कोई 22 नॉट आउट बनाए, और हमारे लिए रन चेज़ ये जो है वो काफ़ी आसान कर दी। तो ओवरऑल परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं थी हमारी, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जिस तरह से हम लोगों को था कि हम लोग एक स्टार्ट लें मैचेस जीतते हुए, यहाँ हैदराबाद में दोनों मैचेस जीत के, अब हम लोग बड़े टेस्ट की तरफ जा रहे हैं जो कि 14 अक्टूबर में इंडिया के ख़िलाफ़। और वहाँ ऑब्वियसली जो ऑड्स हैं वो हमारे अगेंस्ट ही होंगे, उनका क्राउड है, उनकी टीम भी इस वक्त बेहतर लग रही है। लेकिन हम लोग पाकिस्तानी फैंस तो उम्मीद तो करते ही रहेंगे अपनी टीम के साथ, और अल्लाह करे कि कोई मुआवजा हो जाए और हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करके आए इंशाल्लाह।